राजस्थान ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 यानी राजस्थान में आरटी 2011 है। राजस्थान में आरटी एक्ट 2009 के प्रावधानों को लागू करने के लिए इस अधिनियम की धारा 38 से द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011 निर्मित की, जिसकी अधिसूचना 29 मार्च 2011 को जारी की गई। इस अधिनियम में 10 भागों तथा 29 नियमों को उल्लेख किया गया है। नोट: राजस्थान सरकार द्वारा नियमावली का प्रथम ड्राफ्ट 2050 में प्रस्तुत किया गया। राजस्थान सरकार द्वारा नियमावली का प्रथम ड्राफ्ट 2010 में ही प्रस्तुत किया गया था। नियम 1 संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारंभ। इन नियमों का राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011 है। ये नियम तुरंत प्रभाव से लागू होंगे 29 मार्च 2011 से। इनका प्रसार संपूर्ण राजस्थान में होगा। भाग 1 प्रारंभिक नियम 2 परिभाषाएं। अधिनियम निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। आंगनबाड़ी भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अधीन स्थापित कोई आंगनबाड़ी केंद्र। ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। ब्लॉक में प्रारंभिक शिक्षा का प्रभारी अधिकारी। निःशक्त बालक, निःशक्त व्यक्ति, समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के अधीन परिभाषित निःशक्त व्यक्ति। आयुक्त निदेशक सर्व शिक्षा अभियान राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद का प्रमुख है। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा का विभागाध्यक्ष। जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी। जिले में प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रभारी अधिकारी। कार्यकारी समिति विद्यालय के दिन प्रतिदिन के प्रबंध के लिए गठित कोई विद्यालय प्रबंधन समिति। प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 तक शिक्षा प्रदान करने वाला विद्यालय। छात्र संचित अभिलेख है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है। प्राधारित बालक का प्रगति अभिलेख है। विद्यालय प्रबंधन समिति अधिनियम की धारा 21 के अधीन गठित समिति। विद्यालय मानचित्रण यानी कि सामाजिक क्रोधों और भौगोलिक दूरी पर काबू पाने के लिए अधिनियम की धारा 6 के प्रयोजन के लिए विद्यालय अवस्था में की योजना बनाना। उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा प्रदान करने वाला कोई विद्यालय। भाग 2 विद्यालय प्रबंध समिति एसएमसी। नियम 3 एसएमसी की संरचना और कृत्य। नियम 4 एसएमसी कार्यकारी समिति। नियम 5 विद्यालय विकास योजना। नियम 3 विद्यालय प्रबंध समिति की संरचना और कृत्य। गैर सहायता प्राप्त विद्यालय से भिन्न प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा और राज्य सरकार स्थानीय प्राधिकारी द्वारा समय में जारी निर्देशों के अनुसार प्रत्येक 2 वर्ष में उसका पुनर्गठन किया जाएगा। उक्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे। विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक बालक का माता पिता या संरक्षक हैं। विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक है। स्थानीय प्राधिकारी के उस वार्ड या जिससे में विद्यालय स्थित है से निर्वाचित व्यक्ति। स्थानीय प्राधिकारी के उस ग्राम या वार्ड जिसमें विद्यालय स्थित है में निवास कर रहे समस्त अन्य निर्वाचित सदस्य। कार्यकारी समिति का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव उक्त समिति के क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव होंगे। उक्त समिति प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार अपनी बैठक करेगी और बैठकों के कार्यवृत्ति और विनिश्चय समुचित रूप से अभी लिखित किए जाएंगे और जनता के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य सरकार ने आदेश जारी करके यह निर्धारित किया है कि कार्यकारिणी की प्रत्येक बैठक अमावस्या के दिन होगी। ठीक है। विद्यालय प्रबंध समिति धारा 21 की उपधारा 2 के खंड ए से डी में भी निर्दिष्ट कार्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यों का पालन करेगी। ए विद्यालय के आसपास के जनसाधारण को बालक के अधिकार तथा समुचित अधिकार सरकार, स्थानीय प्राधिकारी, माता पिता, विद्यालय के कर्तव्य दायित्व के बारे में बताएंगे। धारा 24 के खंड ए विद्यालय में शिक्षकों की उपस्थिति व नियमितता था। खंड ई माता पिता को नियमित जानकारी देना था। धारा 28 से शिक्षकों के ट्यूशन पर प्रतिबंध का क्रियान्वयन करेगी। धारा 27 में शैक्षणिक कार्यों के लिए शिक्षकों की तैनाती पर रोक की मॉनिटरिंग करना। सभी बालकों के नामांकन और निरंतर उपस्थिति को सुनिश्चित करना। अनुसूची में उल्लेखित मान व मानक बनाए रखने की मॉनिटरिंग करना। बालक के अधिकारों से किसी विचलन को विशेष रूप से बालकों के मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न प्रवेश से इनकार किए जाने पर स्थानीय प्राधिकारी की जानकारी में लाना। आवश्यकताओं का पता लगाना, योजना तैयार करना और धारा 4 के उपबंधों के क्रियान्वयन को मॉनिटर करना।
निःशक्तग्रस्त बालकों की पहचान और नामांकन तथा उनकी शिक्षा की सुविधाओं को मॉनिटर करना और प्रारंभिक शिक्षा में उनके भाग लेने और इसे पूरा करने को सुनिश्चित करना। विद्यालय में दोपहर के भोजन मिड डे मील के कार्यान्वयन को मॉनिटर करना। विद्यालय की प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक लेखा तैयार करना। इस समिति द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्राप्त धनराशि का पृथक खाता रखा जाएगा जिसकी वार्षिक ऑडिट होगी। नियम 4 विद्यालय प्रबंध समिति की कार्यकारी समिति। विद्यालय प्रबंध समिति एक कार्यकारी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी। विद्यालय का प्रधानाध्यापक, विद्यालय से एक अध्यापक, प्राथमिकता महिला अध्यापक को, स्थानीय प्राधिकारी को उस वार्ड जिसमें विद्यालय स्थित है का निर्वाचित व्यक्ति, छात्रों के माता पिता या संरक्षकों में से विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा निर्वाचित 11 सदस्य, कार्यकारी समिति के से सदस्यों द्वारा नाम निर्दिष्ट मनोनीत एक स्थानीय शिक्षाविद और विद्यालय का छात्र। राज्य सरकार द्वारा कार्यकारी सदस्यों के संख्या में संशोधन करके सदस्यों की संख्या 15 की जगह है 16 की, जिसमें स्थानीय शिक्षाविद व विद्यालय के छात्र के रूप में मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 की गई था। इसका मनोनयन स्थानीय विधायक द्वारा किए जाने का प्रावधान किया गया, परंतु कार्यकारी समिति के कम से कम 50% सदस्य महिलाएं होंगी और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों का समुचित प्रतिनिधित्व भी किया जाएगा। कार्यकारी समिति माता पिता सदस्यों में से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेगी। विद्यालय का प्रधानाचार्य कार्यकारी समिति का पदेन सदस्य सचिव होगा। कार्यकारी समिति प्रत्येक मास में कम से कम एक बार अपनी बैठक करेगी। कार्यकारी समिति की बैठकों के लिए गणपूर्ति उसके कुल सदस्यों के 1/3 होगी। बैठकों के कार्यवृत्त और विनिश्चय समुचित रूप से अभिलेखित किए जाएंगे और विद्यालय प्रबंध समिति की अगली बैठक में रखे जाएंगे। नियम 5 विद्यालय विकास योजना तैयार करना। विद्यालय प्रबंध समिति उस वित्तीय वर्ष के जिसमें अधिनियम के अधीन उसका पहली बार गठन किया गया है अंत से कम 3 मास पूर्व एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी। विद्यालय विकास योजना 3 वर्षीय होगी जिसमें 3 वार्षिक उप योजनाएं होंगी। विद्यालय विकास योजना में निम्नलिखित ब्यौरे शामिल होंगे। प्रत्येक वर्ष के लिए कक्षावार नामांकन का प्राक्कलन। अनुसूची में किए गए मानकों के अनुरूप विद्यालय को कक्षा 1 से 5 और कक्षा 6 से 8 के लिए पृथक रूप से अतिरिक्त अध्यापकों जिसके अंतर्गत प्रधानाध्यापक, विषय अध्यापक और अंशकालिक अध्यापक अनुदेशक भी हैं की संख्या की आवश्यकता। अनुसूची में किए गए मानकों के अनुरूप विद्यालय को अतिरिक्त अवसंरचना और उपस्करों की भौतिक आवश्यकता। खंड बी और सी के संबंध में वर्षवार अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता जिसके अंतर्गत धारा 4 में भी निर्दिष्ट विशेष प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता। बालकों की हकदारी जैसे निःशुल्क पाठ्य पुस्तक तथा अधिनियम के अधीन विद्यालय के उत्तरदायित्व पूरा करने के लिए कोई अन्य अतिरिक्त वित्तीय आवश्यकता। विद्यालय विकास योजना पर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य सचिव द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे था उसे BEEO ब्लॉक एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर के समक्ष वित्तीय वर्ष से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा। भाग 3 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। नियम 6 विशेष प्रशिक्षण यानी कि विद्यालय की प्रबंध समिति विशेष प्रशिक्षण की अपेक्षा करने वाले बालकों की पहचान करेगी और उनके लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। विशेष प्रशिक्षण धारा 29 की उपधारा 1 में निर्दिष्ट शैक्षणिक प्राधिकारी RSCERT द्वारा अनुमोदित विशेष रूप से तैयार की गई आयु के अनुसार शिक्षण सामग्री पर आधारित होगा। प्रशिक्षण विद्यालय के परिसर में लगाई गई कक्षाओं या सुरक्षित आवासीय सुविधाओं में आयोजित कक्षाओं में दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों अथवा विशेष रूप से नियुक्त अध्यापकों द्वारा किया जाएगा। इस प्रशिक्षण की कालावधि 3 माह की न्यूनतम अवधि के लिए होगी जिसे अधिगम की प्रगति के आवधिक आंकलन के आधार पर 2 वर्ष की अधिकतम अवधि तक विस्तारित किया जा सकेगा। आयु अनुरूप समुचित कक्षा में प्रवेश करने पर बालक विशेष प्रशिक्षण के पश्चात भी अध्यापक द्वारा विशेष ध्यान प्राप्त करता रहेगा। भाग 4 राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी कर्तव्य उत्तरदायित्व यानी नियम 7 आसपास का क्षेत्र या सीमाएं। नियम 8 राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी कर्तव्य। नियम 9 स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालकों के अभिलेख रखा जाना। नियम 7 आसपास का क्षेत्र या सीमाएं। राज्य सरकार द्वारा आसपास का क्षेत्र है जिनके भीतर कोई विद्यालय स्थापित करना है कि सीमा या क्षेत्र। कक्षा 1 से 5 तक 1 किलोमीटर की पैदल दूरी, कक्षा 6 से 8 तक 2 किलोमीटर की पैदल दूरी जहां अपेक्षित है वहां राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालयों को कक्षा 1 से 8 तक में क्रमोन्नत करेगा। कक्षा 6 से प्रारंभ होने वाले विद्यालय में कक्षा 1 से 5 सम्मिलित करेगा।
कठिनाई व दूरस्थ क्षेत्र जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र व छितराई हुई जनसंख्या वाले क्षेत्र के मामले में राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी ऐसे आवास में जिसकी न्यूनतम जनसंख्या 150 व्यक्ति है तथा 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के न्यूनतम 20 बालक हैं, वहाँ कक्षा 1 से 5 तक का विद्यालय स्थापित करेगा। जहाँ 2 पोषक प्राथमिक विद्यालयों से कक्षा 5 में कुल 30 बालक हों, वहाँ कक्षा 6 से 8 का विद्यालय स्थापित करेगा। छोटे गांव व ढाणियों के बच्चों के लिए उपरोक्त सीमा के भीतर कोई विद्यालय विद्यमान नहीं है तो परिवहन व आवासीय सुविधाओं जैसे पर्याप्त इंतजाम करेगा। सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र में बालकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए 1 से अधिक विद्यालय स्थापित कर सकेगा। स्थानीय प्राधिकारी ऐसे विद्यालयों की पहचान करेगा जहां प्रवेश दिया जा सकता है तथा वह सूचना अपने क्षेत्र में सार्वजनिक करेगा। निःशक्त बालकों के लिए सुरक्षित परिवहन का इंतजाम करेगा। राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी सुनिश्चित करेगा कि बालकों की विद्यालय तक पहुँचे सामाजिक और आर्थिक कारकों के कारण बाधित न हो। नियम 8 राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी का उत्तरदायित्व प्रत्येक बालक निःशुल्क शिक्षा व विशेष रूप से निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें तथा सहायक सामग्री का हकदार होगा। धारा 12 था धारा 3(2) के अनुसार, परंतु निःशक्त बालक विशेष अधिगम तथा सहायक सामग्री का हकदार होगा। नोट 2021 में किए गए संशोधनों के तहत सरकारी विद्यालय 2N1 का बालक निःशुल्क यूनिफॉर्म का हकदार होगा। आसपास की स्कूल निर्धारित करने तथा स्थापित करने हेतु राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी विद्यालय मानचित्रण की योजना तैयार करेगा तथा निम्नलिखित बालकों को प्रत्येक वर्ष से पहचान करेगा। दूरस्थ क्षेत्र के बालक, निःशक्तताग्रस्त बालक, अलाभप्रद समूह के बालक, कमजोर वर्ग के बालक, धारा 4 में निर्दिष्ट बालक। राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी सुनिश्चित करेगा कि विद्यालय में कोई बालक जाति, धर्म, वर्ग, धर्म या लिंग संबंधी दुर्व्यवहार या किसी भी प्रकार के शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का शिकार ना हो। दुर्बल वर्ग व असुविधाग्रस्त समूह के बालक के साथ भोजन के दौरान, खेल के मैदान में पेयजल के उपयोग आदि भेदभाव न हो। नियम 9 स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बालकों के अभिलेखों का रखा जाना, यानी कि स्थानीय प्राधिकारी अपने अधिकारिता के अधीन सभी बालकों का घरेलू सर्वेक्षण के माध्यम से उनके जन्म से 14 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक एक अभिलेख रखेगा। इस अभिलेख को वार्षिक रूप से अद्यतन किया जाएगा। इस अभिलेख को सार्वजनिक क्षेत्र में पारदर्शी रूप से रखा जाएगा और उसका उपयोग करके प्रत्येक बालक का विद्यालय में प्रवेश, उपस्थिति व प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना सुनिश्चित किया जाएगा। इस अभिलेख में प्रत्येक बालक के संबंध में निम्नलिखित बातें सम्मिलित होंगी: नाम, लिंग, जन्म प्रमाण पत्र की संख्या के साथ जन्म की तारीख, जन्म का स्थान, माता पिता या संरक्षक का नाम, पता, व्यवसाय, पूर्व प्राथमिक विद्यालय आंगनबाड़ी के अंदर जहां बालक 6 वर्ष की आयु तक उपस्थित रहा है, प्राथमिक विद्यालय जहां बालक को प्रवेश दिया जाता है, बालक का वर्तमान पता, कक्षा जिसमें बालक पढ़ रहा है, क्या बालक दुर्बल वर्ग का है, क्या बालक असुविधाग्रस्त समूह का है, क्या बालक अप्रवास व पर्याप्त जनसंख्या का आयु के अनुसार प्रवेश निःशक्तता के कारण विशेष सुविधाओं या निवास सुविधाओं की अपेक्षा करता है। स्थानीय प्राधिकारी सुनिश्चित करेगा कि अपनी अधिकारिता में नामांकित बालकों के नाम प्रत्येक विद्यालय में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए गए हों। भाग 5 विद्यालयों और अध्यापकों के उत्तरदायित्व। नियम 10 में कमजोर वर्ग, अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश। नियम 11 में राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति। नियम 12 में आयु के सबूत के लिए दस्तावेज। नियम 13 में प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि। नियम 14 में विद्यालयों को मान्यता। नियम 15 में विद्यालय की मान्यता वापस लेना। कमजोर वर्ग और अलाभप्रद समूह के बालकों का प्रवेश यानी निजी व खास श्रेणी के विद्यालयों जिनमें धारा 12 के अधीन निर्बल व असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को प्रवेश दिया गया है, ये सुनिश्चित करेंगे कि इन बालकों को कक्षा के अन्य बालकों में समान शिक्षा दी जाए। इन बालकों के साथ ही पाठ्य पुस्तकें, वर्दी, ICT सुविधा, खेलकूद जैसी हकदारियों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। धारा 12 के अंतर्गत आसपास का क्षेत्र से तात्पर्य यानी कि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद ऐसा यथास्थिति नगर निगम है जिसके भीतर वह विद्यालय स्थित है की भौगोलिक सीमाएं होंगी। परंतु यदि किसी विद्यालय प्रवेश विशेष में प्रवेश के लिए आवेदनों की संख्या आरक्षित स्थानों से अधिक हो तो वरीयता उस गांव, नगर पालिका, वार्ड जिसमें ऐसा विद्यालय स्थित है के बालक को दी जाएगी। बालक का प्रवेश लॉटरी या ड्रॉ द्वारा किया जाएगा। प्रवेश के समय किसी प्रकार का कैपिटल शुल्क नहीं लिया जाएगा था बालक या उसके माता पिता को किसी भी अनुवीक्षण प्रक्रिया, स्क्रीनिंग प्रोसेस के अधीन नहीं रखा जाएगा। केवल बालक या केवल बालिका
के लिए पृथक या अनन्य रूप से स्थापित विद्यालय में उनके अनुसार केवल बालक या केवल बालिकाओं को ही मंजूर किया जाएगा। प्रत्येक विद्यालय द्वारा छात्रों के कक्षावार नाम प्रमुख सूचना पट पर प्रदर्शित किए जाएंगे। यदि विद्यालय की वेबसाइट है तो वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे। फिर नियम 11 में राज्य सरकार द्वारा प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति सभी सरकारी विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा पर कुल आवर्ती खर्चों को इन विद्यालयों में नामांकित कुल बालकों से विभाजित करने पर प्राप्त राशि राज्य सरकार द्वारा खर्च प्रति बालक वे होगी, अर्थात प्रति बालक वे बराबर सभी विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा पर आवर्ती खर्च से बटे इन विद्यालय में नामांकित बालकों की संख्या। नोट: अनुदानित विद्यालय 2N2 के बालकों उन पर होने वाले खर्चे को उपरोक्त प्रक्रिया में शामिल नहीं करेंगे। प्रत्येक एक खास श्रेणी 2N3 तथा निजी विद्यालय 2N4 प्रतिपूर्ति के लिए पृथक से बैंक खाता रखेगा। एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा जिसका सदस्य प्रमुख सचिव वित्त विभाग या उनके द्वारा भेजे गए सचिव स्तर से निम्न रैंक का प्रतिनिधि होगा। इस समिति का एक सदस्य निजी शैक्षणिक संस्थाओं प्रतिनिधि के रूप में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होगा। यह समिति राज्य द्वारा खर्च प्रति बालक व्यय का आकलन प्रतिवर्ष करेगी। इस नियम के लागू होने के 3 माह के भीतर आगामी शैक्षणिक वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष मई माह में यह समिति एक बैठक रखेगी जो प्रतिपूर्ति हेतु प्रति बालक व्यय का निर्धारण करेगी। निदेशक प्रारंभिक शिक्षा द्वारा इस समिति के गठन की सूचना जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों को दी जाएगी। प्रतिपूर्ति वर्ष में 2 बार सीधे विद्यालयों को दी जाएगी। पहली बार अप्रैल से अगस्त कालावधि के लिए, अक्टूबर माह में अंतिम बार सितंबर से शैक्षणिक सत्र की समाप्ति तक कालावधि के लिए जून के अंत में प्रति बालक व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा करने वाले विद्यालय प्रवेश दिए गए कमजोर वर्ग तथा अला पद समूह के बालक की सूची निर्धारित प्रारूप में ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी प्रस्तुत करेगा। दावा प्रत्येक वर्ष अगस्त और अप्रैल मास में प्रस्तुत किया जाएगा। ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अंतिम प्रतिपूर्ति करने से पूर्व बालकों का नामांकन सत्यापित कर सकेगा। नियम 12 आयु के सबूत के दस्तावेज। जहां कहीं जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 के अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है, वहां निम्नलिखित दस्तावेजों में से किसी एक को विद्यालय में प्रवेश के लिए बालक की आयु का सबूत समझा जाएगा। अस्पताल या सहायक नर्स और दाई, ANM रजिस्टर अभिलेख, आंगनबाड़ी अभिलेख और माता पिता या संरक्षक द्वारा बालक की आयु की घोषणा। नियम 13 प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि। प्रवेश के लिए विस्तारित कालावधि विद्यालय के शैक्षणिक वर्ष के प्रारंभ की तारीख से 6 माह की होगी। नोट: 2022-23 के लिए वर्ष भर प्रवेश खुले रखे गए। जहां किसी बालक को विस्तारित कालावधि के पश्चात किसी विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है, वहां वह विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा निर्धारित विशेष प्रशिक्षण की सहायता से अध्ययन पूरा करने के लिए पात्र होगा। नियम 14 विद्यालयों को मान्यता यानी केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित उनके स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी विद्यालय से भिन्न कोई विद्यालय राजस्थान की गैर शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 के अधीन मान्यता प्राप्त किए बिना स्थापित नहीं किया जाएगा, कार्य नहीं करेगा। नियम 15 विद्यालय की मान्यता वापस लेने के राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 के अधीन प्रदान की गई मान्यता इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किसी भी समय वापस ली जा सकेगी। भाग 6 अध्यापक। नियम 16 में न्यूनतम अर्हता योग्यता। नियम 17 में न्यूनतम योग्यता में शिथिलीकरण। नियम 18 न्यूनतम योग्यता अर्जित करना। नियम 19 अध्यापकों के वेतन भत्ते सेवा के निबंधन व शर्तें। नियम 20 शिक्षक का दायित्व। नियम 21 शिक्षक छात्र अनुपात। नियम 16 न्यूनतम अर्हता योग्यता। केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 के अधीन अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकारी NCT द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता समस्त विद्यालयों पर लागू होगी। ऐसी अर्हता नहीं रखने वाला शिक्षक नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। नियम 17 न्यूनतम अर्हता का शिथिलीकरण। राज्य सरकार अनुसूची के मानकों के अनुसार सभी विद्यालयों में अध्यापकों की आवश्यकता का आकलन करेगी। यदि राज्य के पास पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाएं नहीं है या आकलित आवश्यक शिक्षकों की संख्या की तुलना में पर्याप्त संख्या में न्यूनतम अर्हता 23 से 1 में रखने वाले शिक्षक नहीं है,
तब राज्य सरकार केंद्र सरकार से न्यूनतम अर्हता को शिथिल करने का अनुरोध करेगी। फिर किसी भी न्यूनतम योग्यता नहीं रखने वाले शिक्षक की नियुक्ति शिथिलीकरण की अधिसूचना के बिना नहीं की जा सकेगी। ठीक है। नियम 18 न्यूनतम अर्हता को अर्जित करना अन्य सरकारी 2N1 व खास श्रेणी 2N3 विद्यालयों के शिक्षकों के पास न्यूनतम योग्यता 23(1) नहीं होने की स्थिति में राज्यों ने 5 वर्ष के भीतर ऐसी योग्यता अर्जित करने तो अध्यापक शिक्षण सुविधा उपलब्ध करवाएगा। अनुदानित विद्यालय 2N2 तथा निजी विद्यालय 2N4 में न्यूनतम अर्हता नहीं रखने वाले शिक्षक नहीं होने पर इन विद्यालयों का प्रबंधन मैनेजमेंट अधिनियम के लागू होने के 5 वर्ष के भीतर ऐसी न्यूनतम योग्यता अर्जित करने में समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। नियम 19 से अध्यापकों के वेतन भत्ते, सेवा के निबंधन और शर्तें यानी कि अध्यापकों को दिए जाने वाले वेतन भत्ते और उनकी सेवा के निबंधन और सेवा शर्तें राजस्थान शिक्षा अधिनियम अधीन थे। सेवा नियम 1971 राजस्थानी पंचायती राज 1996 और यथास्थिति राजस्थानी पंचायती राज प्रबोधक सेवा नियम 2008 के अनुसार होगी। नियम 20 से अध्यापकों द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कर्तव्य धारा 24(1) में बताए गए कर्तव्यों को निभाने में धारा 29(2) की अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु अध्यापक एक फाइल रखेगा जिसमें प्रत्येक बालक का छात्र संचय अभिलेख होगा जो धारा 30(2) के तहत प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने पर दिए जाने प्रमाण पत्र का आधार होगा। धारा 24(1) में उल्लेखित कर्तव्यों के अतिरिक्त एक शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना, पाठ्यचर्या निर्माण, पाठ्यक्रम विकास प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा पाठ्य पुस्तक के विकास में भाग लेगा। नियम 21 से प्रत्येक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात बनाए रखना। एक विद्यालय में शिक्षकों की स्वीकृति संख्या राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित की जाएगी। अधिसूचना में 3 माह के भीतर इसमें लिखित स्वीकृत संख्या से अधिक संख्या वाले विद्यालयों के अध्यापकों की पुनः तैयारी की जाएगी। राज्य सरकार व स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन प्रत्येक विद्यालय के अध्यापकों की आवश्यकता पिछले शैक्षणिक सत्र में अंतिम योगात्मक मूल्यांकन में सम्मिलित छात्रों की संख्या के आधार पर निम्नलिखित रीति द्वारा निर्धारित की जाएगी। प्रधानाध्यापक SMC के परामर्श पर छात्र शिक्षक अनुपात के नियमों को ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट तैयार करते हुए BEEO ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी प्रतिवर्ष 10 अप्रैल तक भेजेगा। BEEO अपने ब्लॉक के समस्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों की एक समेकित रिपोर्ट तैयार करेगा तथा उसे 10 मई तक जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी DEOEI को भेजेगा। यह रिपोर्ट ब्लॉक में विद्यालयों में अध्यापकों के सुव्यवस्थीकरण का आधार बनेगी। DEO सभी ब्लॉक की रिपोर्ट को समेकित कर 20 मई तक निदेशक प्रारंभिक शिक्षा को अध्यापकों की कमी आदेश की रिपोर्ट भेजेगा। यह रिपोर्ट एक ब्लॉक से अन्य ब्लॉक के अध्यापकों के स्थानांतरण का आधार बनेगी। निदेशक माध्यमिक शिक्षा जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर राज्य की एक समेकित रिपोर्ट तैयार करेगा और अध्यापकों के आदेश कमी यदि कोई हो के संबंध में समुचित कार्यवाही करेगा और प्रतिवर्ष 15 जून तक राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजेगा। राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी का कोई व्यक्ति धारा 25 की उपधारा 2 के उपबंधों का अतिक्रमण करता है तो अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। भाग 7 पाठ्यचर्या और प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करना। नियम 22 शैक्षणिक प्राधिकारी राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान SIRT धारा 29 के प्रयोजनों के लिए शैक्षणिक प्राधिकारी होगी। नोट 14 अगस्त 2018 को SIRT का नाम बदलकर RSCRT कर दिया गया। पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया बनाते हुए शैक्षणिक प्राधिकारी सुसंगत और आयु अनुरूप पाठ्यक्रम तथा पाठ्य पुस्तकें तथा अन्य शिक्षण सामग्री तैयार करेगा। सेवाकालीन अध्यापक प्रशिक्षण के डिजाइन विकसित करेगा। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE को अभ्यास में रखने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत तैयार करेगा। शैक्षणिक प्राधिकारी नियमित रूप से संपूर्ण विद्यालय क्वालिटी के आकलन की प्रक्रिया डिजाइन करेगा और उसको क्रियान्वित करेगा। नियम 23 प्रमाण पत्र प्रदान करना। प्रारंभिक शिक्षा के पूरा होने का प्रमाण पत्र प्रारंभिक शिक्षा के पूरा होने के 1 माह के भीतर विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा जारी किया जाएगा। उपनियम 1 में निर्दिष्ट प्रमाण पत्र प्रमाणित करेगा कि बालक ने धारा 29 के अधीन विहित समस्त पाठ्यक्रम पूर्ण कर लिया है। इसमें बालक का विद्यालय संचय अभिलेख शामिल होगा और वह निर्धारित पाठ्यक्रम के बाहर के क्रियाकलापों के क्षेत्रों में बालक की उपलब्धियों को उल्लेखित करेगा। उसमें संगीत, नृत्य, साहित्य, खेल इत्यादि सम्मिलित कर सकेगा। भाग 8 शिकायत निवारण। नियम 24 अध्यापकों के लिए शिकायत निवारण तंत्र राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा स्थापित स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन
विद्यालय में अध्यापकों की शिकायतों के निवारण के लिए निम्नलिखित से मिलकर बनी एक ब्लॉक स्तरीय शिकायत निवारण समिति होगी। ब्लॉक विकास अधिकारी अध्यक्ष, ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सदस्य, अपर ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव। विद्यालय का कोई अध्यापक समिति के सदस्य सचिव को लिखित में अपनी शिकायत प्रस्तुत कर सकेगा। अध्यापकों की शिकायतों के निवारण के लिए एक जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति होगी। कोई अध्यापक जो ब्लॉक स्तरीय समिति के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, जिला स्तरीय शिकायत समिति में अपील कर सकेगा। जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति निम्नलिखित में से मिलकर बनेगी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद अध्यक्ष, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सदस्य, अपर जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी सदस्य सचिव। ब्लॉक और जिला स्तरीय समिति आवश्यकता अनुसार किंतु प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बैठक करेगी। समिति का सदस्य सचिव समिति के निर्णय से संबंधित अध्यापक को सूचित करेगा। प्रत्येक सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त निजी विद्यालय अपने अध्यापकों की शिकायतों के निवारण के लिए स्वयं अपना तंत्र विकसित करेगा। नियम 25 से बालकों एवं माता पिता की शिकायत का निवारण। अधिनियम के उपबंधों का पालन नहीं करने या अतिक्रमण करने की कोई शिकायत सीधे विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष को की जाएगी। विद्यालय प्रबंध समिति बालक के संरक्षक माता पिता से प्राप्त प्रत्येक शिकायत को रजिस्टर करने की व्यवस्था करेगी। विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति की नियमित बैठकों में शिकायत में उठाए गए मुद्दों पर विचार करेगा और उन पर उचित कार्यवाही करेगा। परंतु मामले की गंभीरता को देखते हुए आपातकालीन बैठक भी बुलाई जा सकेगी। आवेदक को विद्यालय प्रबंध समिति की बैठक में बुलाया जाएगा और उसकी व्यक्तिगत सुनवाई की जाएगी। विद्यालय प्रबंध समिति उस व्यक्ति जिसके विरुद्ध ये शिकायत प्राप्त हुई है को भी बुला सकती है और व्यक्तिगत सुनवाई कर सकेगी। दोनों पक्षकारों की समुचित सुनवाई करने के पश्चात विद्यालय प्रबंध समिति यदि उसके स्तर पर कार्यवाही की जानी है तो समुचित कार्यवाही करेगी, अन्यथा मामले को संबंधित प्राधिकारी को आगे उचित कार्यवाही के लिए भेजेगी। समुचित प्राधिकारी उचित कार्यवाही करेगी और 3 माह से अनाधिक की कालावधि के भीतर आवेदक को सूचित करेगा। यदि आवेदक उपयुक्त की गई कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है तो राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में जा सकेगा। भाग 9 बाल अधिकारों का संरक्षण। नियम 26 राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा कृत्यों का निर्वहन। राज्य सरकार राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम के अधीन उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए एक प्रकोष्ठ गठित कर सकेगी। नियम 27 राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के समक्ष परिवादों प्रस्तुत करने रीतियां। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के अधीन बाल अधिकारों के अतिक्रमण के संबंध में परिवादों की रजिस्ट्री करने के लिए एक चाइल्ड हेल्पलाइन की स्थापना कर सकेगा, जो इसके द्वारा ऑनलाइन तंत्र के माध्यम से मॉनिटर की जा सकेगी। नियम 28 राज्य सलाहकार परिषद का गठन और उसके कृत्य। अधिनियम के उपबंधों का प्रभावी रीति से क्रियान्वयन करने के लिए राज्य सरकार को राय देने के लिए राज्य सरकार एक राज्य सलाहकार परिषद का गठन करेगी, जो एक अध्यक्ष और 14 सदस्यों मिलकर बनेगी। परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से की जाएगी। ठीक है। परिषद निम्नलिखित से मिलकर बनेगी। विद्यालय शिक्षा विभाग का प्रभारी मंत्री परिषद का पदेन अध्यक्ष अर्थात शिक्षा मंत्री होगा। कम से कम 3 सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यक हैं। कम से कम 1 सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होगा जिसके पास विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों की शिक्षा का विशिष्ट ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव हो। 1 सदस्य पूर्व प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषता प्राप्त ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों में से होगा। कम से कम 1 सदस्य ऐसे व्यक्तियों में से होगा जिसके पास अध्यापक शिक्षा के क्षेत्र में विशेषता प्राप्त ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव हो। परिषद के निम्नलिखित पदेन सदस्य होंगे। प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी सचिव, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर, फिर आयुक्त निदेशक प्रारंभिक शिक्षा और अध्यक्ष राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान। परिषद का पदेन सदस्य सचिव होगा। परिषद में 1/3 सदस्य महिलाएं होंगी। परिषद अन्य संबंधित विभागों में प्रतिनिधियों को आवश्यकता के अनुसार विशेष रूप से आमंत्रित कर सकेगी। विद्यालय शिक्षा विभाग परिषद की बैठकों और उसके अन्य कार्यों के लिए तर्क संबंधी समर्थन उपलब्ध कराएगा। परिषद के कार्य के विषय व्यवहार के लिए प्रक्रिया नियमानुसार होगी। परिषद ऐसे समय और स्थान पर जो अध्यक्ष ठीक समझे
नियमित रूप से बैठक करेगी, किंतु उसकी पिछली और अगली बैठक के बीच 3 माह का अंतर नहीं होगा। परिषद की बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष करेगा। यदि किसी कारण से अध्यक्ष परिषद की बैठक में हाजिर होने में असमर्थ है तो वह ऐसी बैठक की अध्यक्षता करने के लिए परिषद के किसी सदस्य को नाम निर्दिष्ट कर सकेगा। परिषद की बैठक की गणपूर्ति पूर्ण समझी जाएगी यदि उसके कम से कम 50% सदस्य उपस्थित हैं। परिषद के सदस्यों की नियुक्ति के लिए प्रबंधन और सत्यान निम्नलिखित होंगे, यानी प्रत्येक सदस्य उस तारीख को जिसको वह पद ग्रहण करता है से 2 वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा, किंतु कोई सदस्य 2 अवधियों में से अधिक के लिए पद धारित नहीं करेगा। कोई सदस्य राज्य सरकार के किसी आदेश द्वारा सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर निम्नलिखित दशाओं में से किसी एक या अधिक होने पर उसके पद से हटाया जा सकेगा। न्याय निर्णय दिवालिया है, कार्य करने से इनकार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो गया है, विकृत या अपने पद का इस प्रकार दुरुपयोग किया है कि उसका पद पर निरंतर बने रहना लोकहित में हानिकारक है। किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध है या परिषद में अनुपस्थिति की इजाज़त प्राप्त है कि बिना परिषद की 2 लगातार बैठकों से अनुपस्थित है, किसी सदस्य को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए बिना उसके पद से हटाया नहीं जाएगा। यदि सदस्यों के पद में चाहे मृत्यु, त्याग पत्र के कारण या अन्यथा कोई रिक्ति होती है तो ऐसी रिक्ति 120 दिन की कालावधि के भीतर नई नियुक्ति द्वारा भरी जाएगी। फिर भाग 10 प्रकीर्ण नियम 29 शंकाओं का निराकरण। जहाँ इन नियमों के किन्हीं उपबंधों के निर्वाचन या उनके लागू होने के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो, वहाँ मामला सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा, जिससे का उस पर लिया गया निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। ठीक है।